बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि बहावलपुर में पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद एलपीजी गैस की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। एलपीजी गैस की कीमत में 20 रुपए फी किलो इजाफा किया गया है। शहरियों ने गैस की कीमतें बढ़ाने को मुस्तरद कर दिया है। आपको बताएं कि बहावलपुर में पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद एलपीजी गैस की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। एलपीजी गैस की कीमतों में 20 रुपए किलो इजाफा किया गया है। इसी पर शहरियों का क्या कहना है, बताएंगे महमूद जहीर। जी एक बार फिर पेट्रोल बम के साथ साथ गैस बम का भी धमाका कर दिया गया। गैस की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। इस वक्त मैं एलपीजी की एक दुकान पर मौजूद हूं, जहां पर दुकानदार हमें बताएंगे कितने रुपए किलो गैस की कीमत बढ़ा दी गई, जरा बताइए। 20 रुपए। तो ये 20 रुपए किलो गरीब आवाम पर जुल्म नहीं? जुल्म तो है सर, जब क्या कह सकते हैं। दुकानदार कह रहे हैं जी जुल्म तो है, क्या कह सकते हैं। आप गैस लेने आए थे, 20 रुपए किलो गैस बढ़ा दी गई है, क्या कहेंगे? ये महंगाई के साथ साथ इन्होंने और काम को उठा दिया है। गैस किसी कहीं पे जाए 100 रुपए है, कहीं पे 90 रुपए है। यहाँ रेट बढ़ गया। अब ये 100 रुपए और 90 रुपए तो खैर वहाँ पे कम होगी। अब यहाँ जब एक रेट चला तो यहाँ पे भी 20 रुपए किलो बढ़ी, तो वहाँ भी बढ़ गई होगी। ये तो अब जाएंगे तो पता लगेगा। यहाँ जाएंगे तो पता लगेगा। गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया गया जी, क्या कहेंगे? ये जी गैस लेने आए हैं, पहले गैस 100 रुपए की, अब पता चला कि 20 रुपए बढ़ के 120 रुपए हो गई है। किस तरफ जाए आदमी? जो चीज लेने आते हैं वही चीज का रेट दिन ब दिन बढ़ ही रहा है। गरीब आदमी दिन ब दिन परेशान ही हो रहा है, और कोई मसला नहीं है। ये हुकूमत पता नहीं हमारे साथ क्या करने वाली है या क्या नहीं। हुकूमत क्या करने वाली है या क्या कर रही है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा हमें। 20 रुपए किलो गैस की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। आवाम का शिकवा है कि खुदारा किसी चीज़ का तो हिसाब होना चाहिए, किसी चीज़ पे तो कंट्रोल होना चाहिए। किसी भी चीज़ पे कंट्रोल नहीं है। यकदम 20 रुपए किलो गैस की कीमतों में इजाफे को बहावलपुर के आवाम ने नाकाबिले कबूल करार दे दिया है। जी शहरी शिकवा कुना है महमूद जहीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं कि रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज, मुजाहिरीन की हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। इसी पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे आमिर भट्टी। आमिर बताएगा मुजाहिरीन के क्या मुतालिबात हैं। जी बिल्कुल, रहीम यार खान के डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में जमात इस्लामी के जेर एहतमाम पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ यहाँ पे एहतजाज किया जा रहा है और अपने मुतालबात के हक में नारेबाजी भी की जा रही है। जिले अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर अनवारुल हक हमारे से मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे? प्रोटेस्ट किया है, मुतालबात क्या है, और पीटीआई की हुकूमत के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा एहतजाज इस बात पर है कि आवाम जो पहले से ही भूख से मर रहे हैं, बेबसी के आलम में इलाज मुआवजे के बगैर मरे जा रहे हैं, उनके लिए कोई खुराक का इंतज़ाम नहीं है, उनके बच्चे तालीम से महरूम हैं, लोग रोज़गार से महरूम हैं। रोज़ बरोज़ की बढ़ती हुई कीमतें उनके ऊपर मज़ीद बोझ डाल रही हैं। वैसे तो ये कीमतें उस वक्त से बढ़ रही हैं जब से ये हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई है, लेकिन कल से इन्होंने जो एक्शन लिया है कि मरते हुए आवाम के ऊपर मज़ीद बोझ डाला है। 25 रुपये फी लीटर तेल की कीमतों में इजाफा किया है। और ये पूरी तारीख के अंदर वाहिद वाक़या है कि जब पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, इन्होंने जो कीमतें कम की थी उससे भी आवाम को फ़ायदा नहीं पहुंचा। तेल की कंपनियों ने इस तेल को ज़ख़ीरा कर लिया और अब ये कीमतें यकायक बढ़ाकर उन तेल की कंपनियों को ये मौका दिया गया है कि उन्होंने रातों रात 15 अरब रुपए जो है वो अपना कमा लिया है। हम इसकी मजम्मत करते हैं, हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि वो न सिर्फ पेट्रोल की कीमतों में कमी करे, बल्कि इस पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की वजह से जो महंगाई का एक तूफान आएगा उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश करें। हुकूमत अपने हर किए गए उस वादे से फिर गई है जो उसने इलेक्शन से पहले किया था। जो कंटेनर पर खड़े होकर इमरान खान दावा करते थे, आज उन्होंने यू टर्न लिया है और अपने उस दावे से फिर गए हैं। उन्होंने एक कदम भी आवाम की खुशहाली के लिए और आवाम को रिलीफ देने के लिए नहीं उठाया। बिल्कुल, ये एहतजाज किया गया और इसमें हुकूमत पर शदीद तनकीद की गई। उनका यही कहना है कि अवाम को रिलीफ दिया जाए और अपने मंशूर के मुताबिक ही काम किया जाए। आपने अपडेट के हवाले से आगे बढ़ेंगे। पेट्रोल की कीमत में 25 रुपए से ज्यादा का इजाफा, पीपल्स पार्टी ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाहिद रजा सिद्दीकी कहते हैं चीफ जस्टिस पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे का अज खुद नोटिस लें। उनका मजीद क्या कहना है, बताएंगे जुनैद अनवर। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर जो कीमतों में रद्दोबदल है, पेट्रोल की कीमत जो है वो 25 रुपए इजाफे के साथ जो है 100 रुपए से जायद कीमत में सिर्फ पेट्रोल फरोख्त हो रहा है, जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत अपोजिशन जमातों की जानिब से तनकीद की जा रही है। इस वक्त रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शाहिद रजा सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे। ये सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा नहीं हुआ। आप देखें, पहले चीनी की वजह से ये चीनी की तहकीकात कर रहे थे, वो 80 से 95 रुपए हो गई
और आटे की तहकीकात कर रहे तो वो भी आप देख लें 800 वाला थैला अब 1100 में हो गया है, 1200 में, वो भी मिल भी नहीं रहा। और यही है कि ऐसा कौन सा माफिया के आगे इन्होंने घुटने टेक दिए कि अभी सिर्फ 26 तारीख को आज तक ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता कि इतनी इमरजेंसी लगाई गई माफिया को खुश करने के लिए। उनको 4 अरब रुपए 4 करोड़ के उनके ऊपर जुर्माने लगा के और कई अरब रुपए का फायदा देने के लिए एक ही दिन में फौरी फैसला किया गया और उनको अरबों रुपए का फायदा देने के लिए माफिया के आगे घुटने टेक दिए और 26 रुपए पर लीटर बढ़ा दिया। ये समझ से बलातार है कि ये हुकूमत की गुड गवर्नेंस कहाँ जा रही है और क्यों इस तरीके की। पीपल्स पार्टी पेट्रोलियम मसनूआत में जो हालिया इजाफा है इसको वापस लेने का मुतालबा हुकूमत से करती है। गवर्नमेंट पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि जल्द से जल्द ये इजाफा वापस लिया जाए और चीफ जस्टिस एज ए खुद नोटिस लें इस चीज़ का। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत में हालिया इजाफे की जो है शदीद अल्फाज में मजम्मत की जा रही है। चीफ जस्टिस से आज खुद नोटिस लेने का मुतालबा भी किया जा रहा है और हुकूमत से भी कहा जा रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत में जो इजाफा है उसको फिलफौर जो है वो वापस लिया जाए। जी, नोटिस लेने का मुतालबा किया जा रहा है। जुनैद अनवर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब मुल्तान में ब्रायलर गोश्त की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी है। गुज़िश्ता रोज 15 रुपए फी किलो महंगा हो गया, आज मजीद 5 रुपए इजाफा किया गया है। मुल्तान में ब्रायलर गोश्त के सरकारी निर्ख 255 जबकि दुकानदार 260 रुपए फी किलो में फरोख्त करने लगे हैं। अपडेट करेंगे इकबाल सादिक। ब्रायलर के गोश्त की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता रोज़ भी 15 रुपए इजाफा हुआ था, आज फिर 5 रुपए इजाफा हो चुका है। यहाँ पर कुछ खरीदार भी मौजूद हैं, इनसे हम पूछते हैं कि ये जो आई रोज़ गोश्त महंगा होता जा रहा है, इस बारे इनका क्या कहना है, कितना मुश्किल है महंगा गोश्त खरीदना? बॉस, इस बारे में क्या कहें, आपके पास पाकिस्तान में कोई चीज़ सस्ती नज़र आ रही है? हर दिन आपको पेट्रोल देख लें और चीज़ देख लें, तो यार बात है फिर गोश्त भी महंगा उसके साथ साथ चलेगा। क्या हिसाब मिल रहा है गोश्त? लेकिन बात यह कि पिस रहा है अवाम ही है, हर लिहाज से अवाम पिस रही है। आप देखें वो गोश्त में हो, पेट्रोल में हो, आटा चीनी, पिसती अवाम ही है। आज गोश्त किलो क्या हिसाब दे रहे हैं? 260 रुपए किलो। 260 रुपए किलो। जो सरकारी आज रेट जारी हुए हैं वो 255 रुपए है, मतलब 5 रुपए अभी ज्यादा ले रहे हैं। अभी तक हमारे पास लिस्ट आई तो नहीं है, अगर वो आ जाएगी तो फिर उस हिसाब से चलेगा। जो खरीदार हैं वो परेशान हैं कि पाकिस्तान में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो सस्ती हो, महंगाई है उसमें रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। पेट्रोल देख लें या आप चिकन की कीमतें देख रहे हैं या दूसरी चीज़ों की सूरत हाल देख लें, सारी चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। दूसरी जानिब अगर पोल्ट्री फार्म परचेज रेट की आज बात कर ली जाए तो वो 164 रुपये मुकर्रर किया गया है, जबकि पोल्ट्री लाइव सप्लाई रेट जो है वो 172 रुपये, जबकि जिंदा मुर्गी का रेट आज 177 रुपये किलो मुकर्रर किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इकबाल सादिक, आपने अपडेट किया इस हवाले से। मुल्तान शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर लगाए गए खजूरों के दरख्त मुनासिब देखभाल न होने की वजह से सूख चुके हैं। विहाड़ी चौक, घंटाघर और दौलत गेट चौक पर मौजूद खजूर के दरख्त सूख चुके हैं। मजीद तफसीलात बताएंगे अली रियाज। पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की मुबैना गफलत के बायस शहर मुल्तान में मुख्तलिफ मकामात और अहम शाहराहों पर जो खजूर के दरख्त लगाए गए थे वो बिल्कुल सूख चुके हैं और बेकार हो चुके हैं। मुल्तान शहर में मुख्तलिफ शाहराह जिसमें विहाड़ी चौक, चौक कुम्हारा वाला, घंटाघर चौक और दौलत गेट चौक पर जो मुख्तलिफ खजूरों के जो दरख्त हैं वो लगाए गए थे। इस वक्त मौजूद है मुल्तान के दौलत गेट चौक पर और यहाँ पर भी जो दरख्त लगाए गए थे खजूर के मुनासिब देखभाल न होने की वजह से मुकम्मल तौर पर सूख चुके हैं। ऐसा लगता है कि पीएचए की जानिब से ये दरख्त तो लगा दिए गए थे लेकिन उसकी देखभाल के लिए किसी किस्म के इंतजाम नहीं किए गए। क्योंकि दूसरी जानिब अगर यहाँ पर ग्रीन बेल्ट्स की बात करें तो ग्रीन बेल्ट्स में जहाँ पर दरख्त लगाए गए हैं वहाँ पर भी गंदगी के ढेर मौजूद हैं, सफाई का यहाँ पर नाकिस इंतजाम हैं और यहाँ जिन दरख्तों को शहर मुल्तान की शाहरा की खूबसूरती के लगाया गया था तो अब वो एक जो है अजीब सा मंजर पेश कर रहे हैं, चूँकि दरख्त जो है बिल्कुल सूख चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि ये दरख्त नहीं बल्कि कोई कदीमी दरख्तों की बाकियात मौजूद हैं जिसकी वजह से न सिर्फ शाहराओं की जो खूबसूरती है वो मध्यम पड़ रही है बल्कि इसके साथ साथ जो एक नाखुशगवार मंजर है वो भी पेश कर रहे हैं। शहरियों की जानिब से भी कहा जा रहा है कि पीएचए को चाहिए इन दरख्तों की देखभाल की जाए, नए दरख्तों को लगाने के साथ साथ जो पुराने दरख्त मौजूद हैं उनकी भी हिफाजत की जाए। जी अली रियाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रहीम यार खान सुई गैस चौक के करीब गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रोड पर मैपको, जिलाई और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया की बड़ी नाअहली सामने आई। इलाका मकीनों ने सड़क किनारे को ही कचरा कुंडी बना डाला है। सड़क किनारे जमीन के करीब पड़ा ट्रांसफार्मर खतरे की घंटी बना हुआ है, जबकि तजावुजात माफिया भी सरगर्म है। अपडेट करेंगे आमिर भट्टी।
बिल्कुल रही मेरे खान की गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की दीवार के बाहर इस वक्त जो है यहाँ पे कचरे के यहाँ पे ढेर लगे हुए हैं और जो इलाका मकीन है वो अपना कचरा कहीं और नहीं बल्कि यहाँ पे इदारे के बाहर ही फेंक के चले जाते हैं, जिसके बाद जो यहाँ के जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आते थे, अब तो आजकल बंद है, लेकिन जब यहाँ पे आते हैं तो उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो यहाँ के मैपको इंतजामिया की भी बड़ी नाअहली सामने दिखाई देती है कि एक बड़ा इदारा लेकिन उसके बाद जो ट्रांसफार्मर है वो जमीन के साथ ही रखा हुआ है, जो कि किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती है। यहाँ पे मैपको इंतजामिया, इसके साथ साथ म्यूनिसिपल कारपोरेशन इंतजामिया की नाअहली सामने आ रही है और जो इलाका मकीन है वो भी बेरहमी के साथ यहाँ पे जो भी कचरा होता है फेंक के चले जाते हैं। तो यहाँ पे तजावुजात माफिया भी सरगर्म है कि जो दुकानदार हैं, जिनकी सीमेंट की दुकान है, बजरी की दुकान है, वो अपने सामान इसी कॉलेज की दीवार पे, इसी रोड पे उन्होंने सामान रखा हुआ है, जिसके बाद ये सड़क जो है क्लोज होती जा रही है और यहाँ पे हादसा जो है मामूल बन गए हैं। इस हवाले से जो कॉलेज की जो इंतजाम है उन्होंने इलाका मकीनों से भी रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उनकी जानिब से कचरा फेंकने का सिलसिला जारी है, जबकि जो तजावुजात माफिया वो भी सरगर्म है। इंतजामिया की अगर बात की जाए, म्यूनिसिपल कारपोरेशन, दिल्ली इंतजामिया, मैपको इंतजामिया, ताहाल उनकी जानिब से कोई भी अमली इक़दाम नहीं किए गए। जो शहरी हैं उनका यही मुतालबा है कि इस जो ट्रांसफार्मर है इसको ऊपर करने के हवाले से, यहाँ पे सफाई की सूरत हाल को बरकरार रखने के हवाले से और जो तजावुजात हैं इनको भी यहाँ पे जो फौरी तौर पर हटाने के हवाले से इंतजामिया अपना अहम किरदार अदा करे, ताकि जो इलाका मकीन है, जो शहरी हैं, उनकी मुश्किलात में कमी आ सके। इंतजामिया किरदार अदा करे। बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ते हैं। डीजे खान के पोश एरिया खियाबानी सर्वर की मेन गली के मैन होल बंद हो जाने की वजह से गटर उबलने लगे हैं। गली के मैन होल बंद होने की वजह से सीवरेज का पानी जमा हो गया है। अहले इलाका का मेन सीवरेज लाइन बहाल करने का भी मुतालबा है। मजीद तफसीलात बताएंगे ज़ीशान सफ्तर। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं डेरा गाजी खान के खयाबान सरवर के ब्लॉक ए में मौजूद हूँ और ब्लॉक ए की मेन गली सीवरेज के पानी से भर चुकी है। यहाँ पे 3 से 4 मैन होल बंद होने की वजह से गली में पानी सारा जमा हो जाता है, गटर उबलने लगते हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ यहाँ पे अहले इलाका मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं इनकी क्या परेशानी है। मुझे बताइएगा कितने दिनों से इसी तरह ये मैन होल बंद है और क्या मुश्किलात है? ये तकरीबन 2 महीने हो रहे हैं, यहाँ पे यही हाल है। टीएम में कंप्लेंट भी कराई है। यहाँ की मेन जो सीवरेज लाइन है ना वो बैठ गई है भारी गाड़ियों की गुजरने की वजह से, वजन की वजह से, और यहाँ पे सारे मेन होल भी खुले हुए हैं और सीवरेज का निज़ाम कोई प्रॉपर नहीं है। पानी सारा रोड पे सारी शाम चलता रहता है। जी बिल्कुल, रोड पे पानी आ जाता है। पानी भरने की वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है। हमारे साथ एक और शहरी भी मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। मुझे बताइएगा मुतालबा क्या है आपका, यहाँ पे आप जमा हुए हैं? हमारा मुतालबा ये है कि हुकूमत हमारा जल्द से जल्द काम कराए ताकि सीवरेज बेहतर हो सके और हमारे घरों की निकासी भी बेहतर रहे और हम आमदोरफ्त भी आसानी से जा सकें। बाहर निकलते हुए हमारे कपड़े भी खराब हो जाते हैं और उसके अलावा पानी फैल जाता है, जिसकी वजह से बहुत मुश्किलात का हमें सामना है और कीचड़ फैल भी जाए। और जी बिल्कुल, बहुत मुश्किलात का सामना है। यहाँ पे लोग काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। इनका कहना है कि जल्द से जल्द इस पानी को निकाला जाए और इसके साथ साथ मुस्तकिल बंदोबस्त किया जाए, इन मैन होलों को साफ किया जाए या फिर यहाँ पे मुतबादिल सीवरेज लाइन बिछाई जाए, ताकि रोज़ रोज़ ये जो पानी खड़ा होने का मसला होता है, जमा होने का मसला होता है, वो रोज़ ना हो, जिससे इनको मुश्किलात होती हैं। इस हवाले से इन्होंने मुतालबा किया कि जल्द से जल्द इस मसले को जो है वो हल किया जाए। मसले को हल किया जाए। ज़ीशान सफ्तर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब बहावल नगर में भी मदीना टाउन में सीवरेज लाइन बैठ जाने की वजह से जमीन में 10 से 15 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया है। मजीद तफसीलात बताएंगे कासिम अली शेख। जी बिल्कुल, मदीना टाउन बहावल नगर में सीवरेज सिस्टम बैठ जाने के बायस जो है वो सड़क पर 10 से 15 फुट जो है वो चौड़ा गड़ा पड़ गया, जिसकी वजह से जो आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है यहाँ के शहरी, हम उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा ये कब से जो है ऐसा हुआ और ये क्या मामला है? जी, ये मेन डिस्पोजल पूरे शहर का जो सीवरेज है वो यहाँ से डिस्पोज ऑफ होता है, आगे डिस्पोजल है बल्दिया की, तो ये मेन पाइप नीचे से जा रहा है। मेरे ख्याल में उसके अंदर कोई शगाफ पड़ गया है नाकिस पाइप होने की वजह से, तो वो सारा बारिश का पानी जो है नीचे से मट्टी जो है अपने साथ बहा के ले गया है और कल फिर यहाँ से एक ट्रैक्टर गुजरने लगा तो पूरे का पूरा ट्रैक्टर जो है इसके अंदर धंस गया और ऊपरी सड़क जो बाहर सही नज़र आ रही थी लेकिन नीचे से बहुत बड़ा गड्ढा था और ये आपके सामने है कि वो अंदर गिर गया और बड़ी मुश्किल से वो ट्रैक्टर निकाला गया है। तो अब ये सूरत हाल है कि लोगों की जो है दीवारें और
जो है बुनियादों में पानी जा रहा है और आमदोरफ्त भी मुतासर हो गई है। तो कोई म्यूनसिपल कमेटी को बताया नहीं आपने? वो कोई आए हैं उनके कोई अफसरान? वाटर सप्लाई का अमला आया था, वो कह रहे थे कि शायद हमारा वाटर सप्लाई का कोई पाइप लीक हुआ है, लेकिन वो कह गए कि हमारा वाटर सप्लाई का कोई मसला नहीं है, ये मेन सीवरेज का मसला है। तो ये सीवरेज के लोग आके जो है उसको रिपेयर करेंगे, उसके बाद ये फिल किया जाएगा। जी, ये तो यहाँ के एक शहरी जो कि बता रहे थे कि मेन सीवरेज लाइन जो वो बैठ गई है, नाकस मटेरियल जो है उसका इस्तेमाल किया गया था, तो जिसके बाद जो पानी जो है वो इस गड्ढे से बाहर जा रहा है और लोगों के जो घर है उनको भी जो है शदीद नुकसान होने का भी खतरा। तो इस तरह जो है मदीना टाउन बहावर नगर में जो है वो मेन सीवरेज लाइन बैठने से जो है वो 10 से 15 फुट चौड़ा जो है गहरा जो है वो खड़ा जो है वो यहाँ पर पड़ गया और जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कासिम अली शेख, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ेंगे। करोड़ में दरियाए कटाव में शिद्दत और इंतजामिया की सुसरवी पर मकीन सरापा एहतजाज है। बस्ती मंजोटा के मकीनों ने दरियाए कटाव के बायस बेघर होने पर मुतबादिल अराजी फराहम करने का मुतालिबा किया है। मुजाहिरीन का कहना है कि कटाव के बायस सब कुछ उजड़ चुका है, मगर इंतजामिया हमें लॉलीपॉप दे रही है। मुतासरीन को हुकूमत से रिलीफ फराहम करने का मुतालिबा सामने आया है। करोड़ में दरियाई कटाव में शिद्दत और इंतजामिया की सुस्त रवि पर मकीन सरापा एहतजाज हैं। बस्ती मंझूटा के मकीनों ने दरियाई कटाव के बायस बेघर होने पर मुतबादिल अराजी फराहम करने का मुतालबा किया है। मुजाहिरीन का कहना है कि कटाव के बायस सब कुछ उजड़ चुका है, मगर इंतजामिया हमें लॉलीपॉप दे रही है। मुतासरीन का हुकूमत से रिलीफ फराहम करने का भी मुतालबा सामने आया है। FIA साइबर क्राइम विंग मुल्तान की बड़ी कार्रवाई, गैर कानूनी सिमें और जाली अंगूठे के निशानात के सिलिकॉन बरामद कर लिए गए हैं। मुलजिम के कब्जे से जाली खिदमत कार्ड, एहसास प्रोग्राम, बेनजीर सपोर्ट प्रोग्राम के कार्ड भी बरामद किए गए। कार्रवाई के दौरान याकूब नामी मुलजिम को भी हिरासत में ले लिया गया है। मुल्जिमान जाली सिम कार्ड और अंगूठों के निशानात से सरकारी इमदादी कार्ड भी बनाते थे। अपडेट करेंगे आपको इस हवाले से। FIA साइबर क्राइम विंग मुल्तान की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। गैर कानूनी सिमें और जाली अंगूठे के निशानात के सिलिकॉन बरामद कर लिए गए। मुल्जिमान के कब्जे से जाली खिदमत कार्ड, एहसास प्रोग्राम, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के कार्ड भी बरामद कर लिए गए हैं। कार्रवाई के दौरान याकूब नामी मुलजिम को भी हिरासत में ले लिया गया। मुल्जिमान जाली सिम कार्ड और अंगूठों के निशानात से सरकारी इमदादी कार्ड भी बनाते थे। थाना डेरावर के इलाके में खातून से मुबैना ज्यादती पर मुलजिम को गिरफ्तार करने के बाद छोड़ दिया गया। यजमान के इलाके 77 DNB के रिहायशी और खातून के लवाहिकीन सरापा एहतजाज बन गए हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर को मामले का नोटिस लेने की अपील करती है। आपको बताएं कि थाना डेरावर के इलाके में खातून से मुबैना ज्यादती पर मुलजिम को गिरफ्तार करने के बाद छोड़ दिया गया। यजमान के इलाके 77 DNA के रिहायशी और खातून के लवाहिकीन सरापा एहतजाज बन गए हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर को मामले का नोटिस लेने की अपील भी कर दी है। थाना डेरावर के इलाके में खातून से मुबैना ज्यादती पर मुलजिम को गिरफ्तार करने के बाद छोड़ दिया गया। यजमान के इलाके 77 DNB के रिहायशी और खातून के लवाहिकीन सरापा एहतजाज बन गए हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्तान में डायरेक्टर जनरल PHA डॉक्टर आबिद महमूद का बाग लांगे खान पार्क का दौरा। DG PHA ने मालियों की हाजिरी और पार्क में मौजूद सहूलियात का जायजा लिया। इस मौके पर चेयरमैन PHA, डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। पार्क में मौसमी पौधे लगाने की हिदायत भी की गई है। मुल्तान में डायरेक्टर जनरल PHA डॉक्टर आबिद महमूद का बाग लांगे खान पार्क का दौरा। DG PHA ने मालियों की हाजिरी और पार्क में मौजूद सहूलियात का जायजा लिया। इस मौके पर चेयरमैन PHA, डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। पार्क में मौसमी पौधे लगाने की हिदायत भी कर दी गई है। हमें जिंदगी से क्या हासिल, शहादत तो है मिशन अपना। पहाड़ों में दफन होंगे, बर्फ होगी कफन अपना। बहावल नगर से ताल्लुक रखने वाले पाक फौज के बहादुर जवान मोहम्मद अमीन 20 जून 2007 को सियाचिन में दुश्मनों को जहन्नुम वासिल करते हुए शहीद हो गए। आज मोहम्मद अमीन की 13वीं बरसी मनाई जा रही है। मजीद तफसीलात बताएंगे राना फैसल रहमान। राहे हक के शहीदों, वतन की फिजाएं तुम्हें सलाम कहती हैं। जी हाँ, बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावल नगर के नवाही इलाके में फौजी जवान शहीद मोहम्मद अमीन के घर। उसके वालिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनके बड़े भाई जो है मोहम्मद हफीज मेरे साथ मौजूद हैं। आज जो है उनकी 13वीं बरसी जो है मनाई जा रही है। मेरे साथ जो है इस वक्त उनके वालिद मौजूद हैं, उनसे मजीद हम जानते हैं। बाबा जी, आज मोहम्मद अमीन की 13वीं बरसी मनाई जा रही है, तो क्या कहेंगे आप? मैं मोहम्मद अमीन का वालिद हूँ। मुझे फख्र है कि मेरे बेटे मोहम्मद अमीन ने शहादत का रुतबा पाया। अल्लाह पाक उन्हें बुलंद दर्जा फरमाए
और जितने भी पाकिस्तान के जवान शहीद हुए सब का अल्लाह पाक बुलंद रुतबा अता फरमाए। जी बिल्कुल, जैसे कि ये मोहम्मद अमीन शहीद के वालिद जो है वो अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे, इसी तरह जो बड़े भाई जो है मोहम्मद अदरीस जो है वो भी मौजूद हैं, उनसे मजीद हम जानते हैं वो क्या कहना चाहेंगे। जी आप बताइएगा, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे छोटे भाई मोहम्मद अमीन को बचपन ही से पाकिस्तान के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा रखता था। 2002 में मोहम्मद अमीन ने पाक फौज में शमूलियत अख्तियार की और 2007 में से दुश्मनों से लड़ते हुए जाम शहादत नोश फरमाई। हमें अपने भाई मोहम्मद अमीन की शहादत पर फख्र है जो इसने पाकिस्तान की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया। मैं भी अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूं ताकि वो भी अपने चाचू की तरह अपने मुल्क की खातिर कुछ कर सकें। जी बिल्कुल, जैसे कि मोहम्मद अमीन के बड़े भाई जो हैं वो अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे और इनका ये कहना है कि मेरे भाई ने जो है वो जाम शहादत नोश किया मुल्क पाकिस्तान की खातिर, हमें इस बात पे फख्र है। और इसके अलावा जो उनका ये कहना था कि अपने बच्चों को जो है वो मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि वो भी मुल्क पाकिस्तान की खातिर अपना कुछ कर दिखाएं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राना फैसल, आपने अपडेट किया इस हवाले से। रहीमिया खान डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में साबिक अमीर जमात इस्लामी सैयद मुनव्वर हुसैन का गायबाना नमाज जनाजा अदा किया जा रहा है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बहावलपुर में जिद्दत के हामिल हाई डेंसिटी अमरूद के बागात में इजाफा होने लगा है। ये रिपोर्ट देखिए। अमरूद तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन बहावलपुर में पैदा होने वाले अमरूद जायका, खुशबू और मिठास के लिहाज से अपना सानी नहीं रखते। बहावलपुर के नौजवान जमींदार और तालिब इल्म हाफिज मोहम्मद जुल्करनैन ने बहावलपुर में पहली बार छोटे पैमाने पर हाई डेंसिटी अमरूद का कामयाब तजर्बा किया, जो नहायत कामयाब रहा। अल्हम्दुलिल्लाह ये इतना होता है कि हम मंडी तक नहीं भेज सकते, इसे यहीं पे सारा सेल हो जाता है। और यहाँ के भी काकी गाग ऐसे होते हैं जो वापस चले जाते हैं कि पूरा नहीं कर पाते हैं। जुल्करनैन का कहना था कि गोल सराही की वैरायटी बहावलपुर में बहुत कामयाब है। रवायती बागबानी से अब जिद्दत की तरफ आना होगा। जुल्करनैन ने 1 एकड़ में 800 पौधे लगाए जो अब बेहतरीन फल दे रहे हैं। पौधे लगाए हुए यहाँ पे 2 एकड़ में 1600 पौधा है हमारा और प्रोडक्शन भी इसकी बहुत अच्छी है माशाल्लाह से, फल बहुत अच्छा दे रहा है। लेकिन अभी तक हम ये अंदाजा नहीं लगा पा रहे क्योंकि हमारा तीसरा फल है कि कितना एक पौधा हमें दे रहा है। बागबानों का कहना था कि छोटे पैमाने पर बागबानी में जहां ज्यादा मसाइल नहीं होते वहीं मार्केटिंग में भी कोई परेशानी नहीं होती। कैमरामैन फराज हमीद के साथ अतर लशारी, रोही, बहावलपुर। इंसान पुरअज़्म हो तो कामयाबी मिलना नामुमकिन नहीं। मुजफ्फरगढ़ के 24 साला नुमान जफर ने पहली कोशिश में ही सीएसएस में कामयाबी हासिल करके नौजवानों के लिए मिसाल कायम कर दी है। आमिर डोगर की रिपोर्ट।
فائنانس میں بیچلر کرنے والے مظفر گڑھ کے 24 سالہ نعمان ظفر ڈیرہ غازی خان ڈویژن کے واحد خوش نصیب ہیں جنہوں نے CSS کے حالیہ امتحان میں کامیابی حاصل کی۔ نعمان ظفر کی پولیس ڈپارٹمنٹ میں سلیکشن سے ان کے والدین کا سر بھی فخر سے بلند ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بیٹے کی قابلیت اور محنت نے اسے کامیابی دلائی۔ میرا بیٹا پہلے آلریڈی PMS کلیئر کر چکا تھا اور اللہ نے ایک بار پھر اس کو یہ عزت دی کہ پولیس گروپ میں CSS میں اس کو خدمات کا موقع ملا ہے۔ مجھے اپنے بیٹے پہ بہت فخر ہے۔ اس میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے کام کے ساتھ کمیٹڈ ہے۔ بچپن سے لے کر اب تک مجھے نہیں یاد کہ اس نے کبھی کسی ناکامی کا منہ دیکھا ہو۔ ماشاءاللہ مجھے اپنے بیٹے پہ بہت فخر ہے کہ اس نے پہلی اٹمپٹ میں CSS اور PMS کا امتحان کلیئر کیا اور ہماری پوری فیملی اور ہمارے دوست بہنیں سب کو فخر ہے الحمدللہ۔ نعمان ظفر کے والد اور والدہ دونوں سرکاری اساتذہ ہیں۔ مظفر گڑھ کے پسماندہ ترین علاقے رنگ پور سے تعلق رکھنے والے نعمان کا کہنا تھا کہ وہ پولیس سروس کے ذریعے دکھی انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک نے آج مجھے اس مقام پہ پہنچایا ہے تو میں اس حوالے سے بالکل پرعزم ہوں، کیونکہ میرا ارادہ جب میں کالج میں تھا اس وقت سے اللہ پاک نے میرے دل میں ڈال دیا تھا، اور چونکہ میں ایسے علاقے سے ہوں، میں نے لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک ہوتے دیکھا ہے کہ جس سے میرا دل کڑتا تھا، کہ میرے دل میں آتا تھا کہ میں خود جا کے لوگوں کے اندر رہ کے ان کو انصاف دینے کی کوشش کروں یا ان کے لیے کام کروں اپنی ذات سے بڑھ کے۔ نعمان ظفر کا کہنا تھا کہ سول سروسز میں پسماندہ علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی زیادہ سے زیادہ شمولیت سے علاقے کی پسماندگی دور کرنے میں مدد ملے گی۔ عامر ڈوگر، روہی، مظفر گڑھ۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں افسران کے تبادلے جاری ہیں۔ مظفر گڑھ سے افسران کے تبادلے کر دیے گئے۔ پرنسپل قائد اسکول مظفر گڑھ مہجبین خان کا تبادلہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر مظفر گڑھ کے طور پر کر دیا گیا۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر مظفر گڑھ مس سبینہ بشیر کو فوری طور پہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ رپورٹ کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں افسران کے تبادلے جاری ہیں۔ مظفر گڑھ سے افسران کے تبادلے کیے گئے۔ پرنسپل قائد اسکول مظفر گڑھ مہجبین خان کا تبادلہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر مظفر گڑھ کے طور پر کیا گیا ہے۔ اور ان لینڈ ریونیو سروسز کے بعد پاکستان کسٹم میں بھی مالی سال کے اختتام پر ڈیوٹی اوقات کار بڑھا دیے گئے ہیں۔ 29 جون کو رات 10 جبکہ 30 جون کو رات 12 بجے تک دفاتر کھلے رہیں گے۔ اپڈیٹ کریں گے اقبال صادق۔ بینک آف پاکستان اینڈ ان لینڈ ریونیو سروسز کے بعد اب جو پاکستان کسٹم ہے اس نے بھی ایک لیٹر جاری کیا ہے جس کے مطابق جو رواں مالی سال ختم ہو رہا ہے اس کے جو آخری 2 روز ہیں 29 اور 30 جون، ان 2 دنوں کے دوران جو ڈیوٹی اوقات کار ہیں وہ بڑھا دیے گئے ہیں، یعنی کہ 29 جون بروز سوموار کو جتنے بھی دفاتر ہیں پاکستان کسٹم کے وہ رات 10 بجے تک کھلے رہیں گے، اور پھر 30 جون کو جو دفاتر ہیں وہ رات 12 بجے تک کھلے رہیں گے۔ اس حوالے سے جو لیٹر جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق تمام چیف کلیکٹرز کو یہ ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں کہ وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور جو نیشنل بینک کی برانچز ہیں ان کے ساتھ وہ اپنے جو روابط ہیں ان روابط کے ذریعے اس بات کو یقینی بنائیں کہ 30 جون تک جو ہے ٹیکس کلیکشن اور ڈیوٹیز جو ہے ان کی کلیکشن ہو جائے ان متعلقہ برانچز اسٹیٹ بینک کے اندر۔ اس سے پہلے جو ان لینڈ ریونیو سروسز ہیں ان کے ڈیوٹی اوقات کار بھی بڑھا دیے گئے ہیں، جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اس کے اوقات کار بھی بڑھا دیے گئے ہیں، جس کے مطابق جو کیش کاؤنٹر ہے وہ رات 10 بجے تک اویلیبل ہوگا، جبکہ جو چیکس ہیں وہ رات 7 بجے تک جو ہیں وہ موصول کیے جائیں گے 29 اور 30 جون کو۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ اقبال صادق، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ اس حوالے سے آگے بڑھیں گے۔ خانیوال میں مزید 10 مریضوں میں کورونا وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے۔ کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 233 ہو گئی ہے۔ کورونا وائرس کے مریضوں کو گھروں میں ہی آئسولیٹ کیا گیا ہے۔ 2 آبادیوں کو کورونا وائرس سے متاثر ہونے پر سیل بھی کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے، محمد ندیم مغل سے اپڈیٹ کیجیے گا۔ خانیوال اور گرد و نواح میں کورونا وائرس کی صورتحال کی بات کی جائے تو 24 گھنٹوں میں مزید 10 مریضوں میں کورونا وائرس کی تصدیق ہونے کے بعد خانیوال میں کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد جو ہے 233 ہو گئی ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق 149 مریضوں کو گھروں میں آئسولیٹ کیا گیا ہے، اور جبکہ 6 مریض جو ہیں ڈسٹرکٹ اسپتال خانیوال کے آئسولیشن وارڈ میں زیر علاج ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات چلیں کہ ضلع
ضلعی انتظامیہ نے خانیوال میں 3 علاقوں کو سیل کیا ہے. وہاں پر سمارٹ لاک ڈاؤن لگایا ہے کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد زیادہ ہونے کے باعث. چنشا بستی خانیوال میں سمارٹ لاک ڈاؤن جاری ہے. یہاں پر آج 11واں روز ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتاتے چلیں کہ کوٹالہ سنگھ کے علاقے میں ڈسٹرکٹ اسپتال کی سٹاف نرس میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے. تو ان کے اہل خانہ کے 4 مزید افراد میں کرونا وائرس تصدیق ہونے کے بعد جو ہے کوٹالہ سنگھ کی اس گلی کو, جس گلی میں سٹاف نرس رہائش پذیر ہے, اس گلی کو بھی سیل کر دیا گیا ہے اور یہاں پر سمارٹ لاک ڈاؤن لگایا گیا ہے. اور یہاں کے رہائشی لوگوں کو جو ہے وہ غیر ضروری گھر سے باہر نکلنے پر ان پہ پابندی عائد کی گئی ہے اور ضروری اگر گھر سے باہر بھی نکل رہے ہیں لوگ تو انہیں جو ہے وہ ماسک پہننے کی ہدایت کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ کوئی بتاتے چلیں کہ جہاں خانیوال کے 3 علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے, وہیں ہفتہ وار لاک ڈاؤن کے سلسلے میں ہفتہ اور اتوار, آج اتوار کا روز ہے, آج بھی خانیوال کی مین مارکیٹیں جو ہیں وہ بند ہیں. تاہم یہ ہے کہ ضلع انتظامیہ خانیوال کا یہ کہنا ہے کہ شہریوں کو کرونا وائرس سے بچانے کے لیے تمام تر عملی اقدامات کر رہے ہیں اور جن علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن لگایا گیا ہے ان علاقے کے رہائشی جو لوگ ہیں انہیں جہاں کرونا وائرس سے بچنے کی ہدایات کی جا رہی ہیں وہیں ان کو کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو سہولیات بھی جو ہے وہ فراہم کی جائیں گی. جی ٹھیک ہے محمد عدیم مغل, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. ابھی آپ کو بتائیں کہ لیا میں کورونا سے محفوظ رہنے اور آگاہی کے لیے شہریوں میں ماسک تقسیم کیے گئے ہیں. مزید تفصیلات بتائیں گے ظاہر. ہاں جی بالکل, کرونا خطرات سے شہروں کو محفوظ رکھنے اور اس والے سے آگاہی فراہم کرنے کے والے سے جہاں پر حکومتی ادارے جو ہیں وہ اس وقت بھرپور انداز سے کام کریں, وہیں پر سیاسی اور سماجی شخصیات جو ہیں وہ بھی شہروں کے اندر بھرپور انداز سے آگاہی دینے کے لیے کام کر رہی ہیں. اس وجہ سے اگر بات کی ہے تو آج کوٹ سلطان میں جو ہے تحریک انصاف کے رہنما چودھری محمد اشرف اور صدر انجمن تاجران جو ہیں ان کی طرف سے اور رہنما تحریک انصاف اصغر مجھیرہ کی جانب سے جہاں پر شہروں کو ماسک تقسیم کیے گئے, اس ساتھ ساتھ شہروں کو جو ہے اس وجہ سے آگاہی فراہم کرنے کے لیے ان کا ہاتھ صابن سے دھونا, دیگر جو احتیاطی تدابیر اس بارے کہا کیا گیا. چودھری اشرف صاحب سے بات کرتے ہیں, بتائیے گا ماسک تقسیم کرنے کا کیا مقصد ہے؟ عوام کو تھوڑا سا شعور دلوانا ہے, تھوڑی جی عوام کو احساس دلوانا ہے, احتیاط سے رہیں اور صابن سے ہاتھ دھوئیں, ماسک پہنیں. اللہ تعالیٰ اس بیماری سے ہر مسلمان کو محفوظ بنوائے. جی بالکل, مقصد شہروں کو آگاہی دینا, شعور پیدا کرنا ہے کہ تاکہ شہری جو اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں. اصغر صاحب آپ بتائیے گا, آپ نے بھی ماسک تقسیم کیا, کیا مقصد ہے اس کا؟ عوام کو اس کے بارے میں بتانا ہے کہ اس موذی بیمار سے بچاؤ کے لیے ماسک ضرور استعمال کریں اور ہاتھ دھوئیں, بار بار دھوئیں. بالکل, یہاں پر موذی امراض سے محفوظ رکھنے کے لیے شہروں کو تلقین کی جا رہی ہے. صدر انجمن تاجران کوٹ سلطان مولوی اللہ صاحب موجود ہیں. مولوی صاحب بتائیے گا, آپ انجمن تاجران کیا کردار ادا کر رہی ہے اس حوالے سے؟ السلام علیکم. انجمن تاجران کے حوالے سے ہماری تمام دکانداروں سے جو گاہک ادھر آتے ہیں ان سے بھی یہی اپیل ہے کہ وہ اپنے ہاتھ صابن سے دھوئیں, بار بار دھوئیں, ماسک کا استعمال کریں, ماسک کا استعمال کریں, SOPs پر عمل درآمد کریں. ہر قسمی لوگوں سے اس بارے میں معلومات دیں لوگوں کو کہ وہ بھی اس بارے میں اپنے گھر میں حفاظتی اقدامات کریں, شہر میں حفاظتی اقدامات کریں. ٹرانسپورٹ میں جتنے لوگ سفر کر رہے ہیں ان سے بھی ہماری یہی اپیل ہے کہ وہ بھی SOPs پر عمل درآمد کریں. اس کے اللہ تعالیٰ سے ہماری نیاز مندی ہے. جی بالکل, یہاں پر دعائیہ تقریب کا بھی انعقاد کیا گیا, دعا بھی کی گئی جس کے اندر جو ہے کورونا سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی, اللہ تعالیٰ جو ہے اس بیماری سے محفوظ رکھے. اور یہاں پر شہریوں کو اس بات کی تلقین کی جا رہی ہے کہ شہری ماسک استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ سماجی فاصلہ یقینی بنائیں تاکہ اس موذی بیماری سے بچا جا سکے. جی بہت شکریہ زاہد سرفراز, آپ نے اپڈیٹ کیا. اس حوالے سے آگے بڑھیں گے. گھروں میں کام کر کے محنت مشقت کرتی کلثوم بی بی نے اپنی بیٹی کا جہیز جمع کیا تو قسمت کا کرنا ایسا ہوا کہ شارٹ سرکٹ کے باعث پورے گھر میں آگ لگ گئی, جس کی وجہ سے گھر کا سارا سامان جل کر خاک ہو گیا ہے. تفصیلات جانیں گے الشفا آصف سے. الشفا بتائیے گا. جی بالکل, پنچ والا محلہ فرید آباد کے علاقے میں کلثوم بی بی کے گھر میں شارٹ سرکٹ کے باعث آگ لگ گئی, جس کی وجہ سے گھر کا سارا سامان جل کے راکھ ہو گیا ہے اور وہ اس وقت کافی پریشان ہے. ہم اس وقت گھر میں ہی موجود ہیں, اگر میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکیں یہاں پہ جو ساری چیزیں ہیں جل چکی ہیں. باقی ہم کلثوم بی بی سے بات کر لیتے ہیں, آگ کیسے لگی اور کس طرح پھیلی اور کیسے پھر بجھائی گئی ہے؟ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگی ہے, پھر گاڑی والے آئے ہیں, انہوں نے آگ بجھانے کی کوشش کی, پھر بھی نہیں بجھی, پھر کوشش کی, پھر بھی نہیں بجھی, پھر بجھاتے رہے, گاڑیوں کا پانی خالی ہو گیا ان کی, مگر پھر جا کے بجھی ہے. آگ اتنی پھیل گئی تھی, ہم خود گلیوں میں سڑکوں پہ, میرے بچے رو رہے تھے, پریشان ہو رہے تھے, میں خود میری پریشان ہو کے میں خود طبیعت خراب ہو گئی تھی, مجھے خود ہوش نہیں تھا. تو میں یہ چاہتی ہوں میرے لیے
कुछ तावन किया जाए। जो मैं खुद परेशान हूँ, मैं खुद समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ और किस तरह करूँ। मैं घरों में काम भी करती हूँ, अभी भी मैं काम पे काम कर रही थी तो काम करते हुए इधर वापस आई हूँ। जी बिल्कुल, ये घरों में काम करती हैं अपने बच्चों का पेट पालने के लिए। 3 बच्चे हैं इनके। इन्होंने अपनी बेटी के लिए जहेज का सामान भी बनाया था जो इसी वक्त जल के राख हो गया, कपड़े वगैरह सब कुछ। अब इनकी वजीर आला पंजाब से दरख्वास्त है कि इनकी मदद की जाए। इनके घर में सब कुछ जल चुका है, कपड़े हो, बर्तन हो या कोई और जरूरत की चीज हो, सारी जल चुकी है। और ये घरों में काम करती है और घर भी किराए का है, सारी चीजें जल गई हैं जिसकी वजह से इनका खासा नुकसान हुआ है। इसलिए ये वजीर आला पंजाब से दरख्वास्त कर रही हैं कि इनकी मदद की जाए। जी ठीक है अलिश आसिफ, आप हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं कि फोर्ट अब्बास में गर्मियों की सौगात खट्टे मीठे फालसे का फल पककर तैयार हो चुका है। इंतहाई मेहनत से तैयार होने वाले फालसे के काश्तकार मुनासिब कीमत न मिलने की वजह से मायूस दिखाई देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। फालसे का फल शुरू में खट्टा मीठा और पकने पर चाशनीदार होता है। सब्ज पत्तों, जर्द फूलों और सुर्ख स्याही माइल फल फालसा मौसम गर्मा में किसी नेमत से कम नहीं। गर्मियां आते ही ये फल पककर तैयार हो जाता है। फालसा जो लेके जाते हैं इधर से, इसका जूस बना के पीते हैं। ये गर्मी का तोड़ है, इससे गर्मी कम हो जाती है, ये दिमाग को तेज करता है। और इधर से दूसरे लोग बाई लेके जाते हैं फरोख्त करने के लिए। आम तौर पर फालसे की 2 इकसाम मुल्क में काश्त की जाती हैं। शकरी और शरबती दोनों ही ग़िज़ाइयत के एतबार से यकसा फ़ायदे के हामिल हैं। काश्तकारों का कहना था कि फालसे की फसल तो इस साल बहुत अच्छी हुई, मगर लॉकडाउन के बाइस मुनासिब रेट नहीं लग रहे। बारिश की वजह से भी हमें कोई मसला बनता है, क्योंकि ज्यादा तैयार हो जाता है, फिर तोड़ना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए रेट बहुत कम लगता है। लॉकडाउन की वजह से भी हफ्ता एतवार तो बिल्कुल ही हमारा काम बिल्कुल बंद हो जाता है। सुर्खी माइल खट्टा मीठा हर दिल अजीज फल खाने में जितना लजीज है, उसका शरबत भी अपनी मिसाल आप है। कैमरामैन मुनव्वर हुसैन के हमरा नुमान सईद, रोही, फोर्ट अब्बास।